बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 221 किस्सा सुन चुके हैं और अब 222 किस्से मुलाहिज़ा फरमाएं। हेलीकॉप्टर की तरफ से तवज्जो हटाकर मैंने ज़ाहिर को देखा, जो दोनों हाथों से सर थामे बैठा था। मैं तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। क्या हुआ जनाब? ज़ाहिर ने पूछा। हेलीकॉप्टर तो अब भी हमारे सरों पर मुसल्लत है। हाँ ज़ाहिर, मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा। मेरे निशाने खता हो गए। जी? ज़ाहिर ने हैरत और बेयकीनी से मुझे देखा। लेकिन ये हुआ कैसे? इसकी तफसील बहुत तवील है ज़ाहिर। हालांकि निशाने खता नहीं होने चाहिए थे, लेकिन होने से कौन लड़ सकता है? इस मंसूबे की खातिर मैं तो अपनी जान पर ही खेल गया था। ज़ाहिर ने शिकायती लहजे में कहा। मुझे मालूम है ज़ाहिर, मैं उस पर फायर करने ही वाला था कि मैंने उसे तुम पर फायर करते देख लिया। मुझ पर फायर? ज़ाहिर ने हैरत से कहा। लेकिन मुझ पर तो पायलट ने कोई फायर नहीं किया। उसका निशाना खता हो गया होगा और हेलीकॉप्टर के शोर की वजह से तुम फायरों की आवाज़ें नहीं सुन सके होगे। ये कैसे मुमकिन है जनाब कि मुझ पर फायरिंग की जाए और मुझे इसका इल्म तक ना हो? मैं कुछ कहे बगैर उठा और पायलट के हाथ से गिरी हुई बंदूक उठा लाया। ये देखो, मैंने फायर किए तो ये पायलट के हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ी। ज़ाहिर ने बंदूक मेरे हाथ से ले ली और उसे उल्ट पलट कर देखने लगा। मुझे सख्त ताज्जुब है जनाब, उसने कहा। मेरे निशाने खता होने की एक वजह यह भी थी कि ऐन वक्त पर पायलट ने तुम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। ज़ाहिर ने सर को असबाती जुम्बश दी। उसकी निगाहें बंदूक पर जमी हुई थी और पूरी तरह उसका जायजा लेने में मसरूफ था। इसके अलावा आखिरी लम्हों में ये खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि हेलीकॉप्टर का पेट्रोल टैंक उस जगह नहीं है जहां मैं समझ रहा था। ज़ाहिर ने चौंक कर मुझे देखा। यहाँ आप गलती पर हैं जनाब, पेट्रोल टैंक उसी मकाम पर है जिसकी आपने निशानदेही की थी। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जब वो मुझे तलाश करता हुआ टीले की तरफ आया था तो मुझे सुकून से उसका जायजा लेने का मौका मिल गया था। पेट्रोल की टैंकी काकपट के अकब में ही है। मुमकिन है तुम्हारा कहना दुरुस्त हो, मैं बुड़बुड़ाया, लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आई? ये जदीद तरीन साख्त का हेलीकॉप्टर है जनाब, और टैंकी की साख्त कुछ ऐसी है उसका नजर आना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने खास तौर पर उस तरफ तवज्जो ना दी होती तो वो मुझे भी नजर ना आती। खैर, जो हुआ उस पर खाक डालो। अब हमारे पास 6 गोलियां कम हो गई हैं, मैंने कहा। आप इस बंदूक को नजरअंदाज कर रहे हैं जनाब। पहले सिर्फ एक बंदूक थी, अब हमारे पास 2 बंदूकें हो गई हैं। ओह हाँ, मैंने चौंक कर कहा। जरा ये तो बताओ कि इसमें गोलियां कितनी हैं? मैं चेक कर चुका हूँ जनाब, मैगजीन तकरीबन फुल है। हमारी ताकत दुगनी हो गई है। ये बड़ी खुश आइंदा बात है। वक्त पड़ने पर हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल इसे तुम ही रखो। आप कह रहे हैं कि वो मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा था? ज़ाहिर ने कहा। क्या उसे इस किस्म की हदायत मिली होंगी या उसने अपने तौर पर ये हरकत कर डाली होगी? मुझे नहीं मालूम ज़ाहिर। मुमकिन है पायलट की नीयत तुम्हें हलाक करने की ना रही हो, वो महज तुम्हें खौफजदा करना चाह रहा हो। मेरा भी यही ख्याल है, वरना अगर उसका इरादा हमें हलाक करने का होता तो वो बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। पानी का कैन कहाँ है? मैंने ज़ाहिर से पूछा। मैंने टीले के पीछे छुपा दिया था ताकि तेजी से दौड़ सकूं। तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब चलो, हमें अपना सफर दोबारा शुरू कर देना चाहिए। हम उठकर टीले की तरफ चल दिए। सूटकेस मैंने उठा रखा था। मुझे मालूम था कि ज़ाहिर को मुझसे ऐसी गलती की तवक्को नहीं थी। वो लोग मुझसे गलती की तवक्को रखते ही नहीं थे और ये उनकी गलती थी। हालात के ज़ेरे असर तो किसी से भी गलती सरजद हो सकती थी। मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे? आपने जो गोलियां चलाई उनमें से एक भी निशाने पर नहीं लगी। ज़ाहिर ने चलते चलते सवाल किया। 3 गोलियां हेलीकॉप्टर की बॉडी से टकराई थी, लेकिन फासला इतना बढ़ चुका था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त भी वो बहुत बुलंदी पर है जनाब, फायरिंग की रेंज से बाहर। ज़ाहिर ने हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, इससे ये फायदा तो हुआ कि अब वो पहले की तरह हमें परेशान नहीं कर सकता, हमसे दूर ही दूर रहेगा। ये तो है जनाब, लेकिन क्या उस मर्दू से हमारा पीछा कभी छूटेगा भी? जब तक हेलीकॉप्टर में ईंधन मौजूद है वो हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगा। हमने टीले के अकब से पानी का कैन उठाया और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पहले की तरह हमारा ये सफर भी बुलंदी की तरफ था। उस इलाके में पहाड़ों के अलावा और था ही क्या। दिन ढल रहा था, हम अपने शेड्यूल से बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश थी कि किसी तरह उस मुकाम तक पहुंच जाएं जो हमने आज के लिए तय किया था।
लेकिन हमारा इतना वक्त ज़ाया हो चुका था कि अब रात से कबल हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं रह गया था। क्या ऐसी कोई सूरत नहीं हो सकती कि हम हेलीकॉप्टर को गलत रास्ते पर लगा दें? ज़ाहिर ने कहा, नामुमकिन है। तुम देख ही चुके हो कि पायलट कितना चालाक है, वो हमें हाथ से नहीं निकलने देगा। हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर मुंडलाता रहा, ना तो वो किसी मौके पर बहुत ज्यादा आगे आया और ना ही कभी बहुत पीछे रहा। उसे निजात हासिल करना जरूरी था, मगर ये आसान काम नहीं था। चलते चलते शाम हो गई। पहाड़ी सफर ने हमें निढाल कर दिया था। एक पहाड़ी के बाद दूसरी पहाड़ी और एक घाटी से निकलकर दूसरी घाटी में हम मुसलसल सफर करते रहे। हमें नहीं मालूम था कि हमारे इस फरार का अंजाम क्या होगा, हमारे सफर का इख्तिताम कहाँ होगा। अभी तो पहला ही दिन था। ज़ाहिर के कदमों में लड़खड़ाहट थी, लेकिन वो चले जा रहा था। कोई जज्बा था जो उसे चलते रहने पर मजबूर कर रहा था, वरना मुझे अंदाजा था कि किसी नातजर्बेकार आदमी के लिए पहाड़ों में इतना तवील सफर करना मुमकिन नहीं हो सकता था। मुझे ये भी मालूम था कि कौन सा जज्बा ज़ाहिर के कदमों को हरकत दिए हुए है। वो फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने का जज्बा था। उस वक्त हम एक ऐसे दुश्मन फ़लस्तीन से नबर्द आजमा थे जिसे मैंने बारहा शिकस्त और दिल्लतों से हमकनार किया, लेकिन जो बहुत ढीठ था, हर दिल्लत के बाद फिर खम ठोंक कर मैदान में आ जाता। उसे मैंने CIA से जलील करके निकलवा दिया था, लेकिन अब भी अमेरिका में उसके ज़ाती वसाइल का ये आलम था कि वो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ हमारे गिर्द अपना जाल मजबूत और अपना घेरा तंग करता जा रहा था। हम पहाड़ियों के सिलसिले से गुजरते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई और हम पहाड़ी सिलसिले से गुजरकर एक वादी में पहुँच गए। हम उस वादी से गुजर रहे थे कि बैक वक्त दो बातें ज़हूर पजीर हुई। हेलीकॉप्टर अचानक ही पलटा और वापस जाने लगा। ये एक अजीब बात थी। हम दोनों ही रुककर उसे वापस जाते देखते रहे। दूर पहाड़ियों के पास वो एक नुक्ते की सूरत में नजर आया और फिर निगाहों से ओझल हो गया। मुबारक हो ज़ाहिर, तुम्हारी दिली मुराद बर आई। हेलीकॉप्टर वापस चला गया। आपने उस पर गौर नहीं किया जनाब? ज़ाहिर ने दूर नजर आने वाली पहाड़ी चोटियों की तरफ इशारा किया। मैंने पलट कर देखा, पहाड़ी सिलसिले की एक चोटी पर कुछ मुतहर्रिक धब्बे दिखाई दे रहे थे। ये दूसरा वकूआ था जो हेलीकॉप्टर की वापसी के साथ ही रूनुमा हुआ था। मैं समझ गया कि वो हमारी तलाश में आने वाली किसी टीम का हर अव्वल दस्ता है। देखा जनाब, ज़ाहिर की आवाज़ में किसी कदर मायूसी थी। वो पहुंच गए। इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं ज़ाहिर, हम पहले से जानते थे कि ऐसा होकर रहेगा। तो ठीक है जनाब, लेकिन अब क्या होगा? हेलीकॉप्टर तो गया, उससे बड़ा खतरा सामने आ गया। बेफिक्र रहो ज़ाहिर, ऊपर अभी तक धूप है, इसलिए वो हमें नजर आ गए, मगर यहाँ धूप नहीं है। इतने फासले से वो हमें देख नहीं सकेंगे, लेकिन उन्हें मालूम तो है कि हम कहाँ हैं, इसलिए तो हेलीकॉप्टर वापस चला गया। मैंने पलटकर अपनी आज की तयशुदा मंजिल की तरफ देखा और ज़ाहिर से बोला, मेरा अंदाजा है कि वहां तक पहुंचने में हमें 4 घंटे लगेंगे। अब आइंदा लाए अमल हम वहां पहुंचकर ही तय करेंगे। ठीक है। ज़ाहिर ने इस बात में सर हिलाया और हम फिर आगे बढ़ने लगे। हमारे सामने फिर एक पहाड़ी थी जिस पर हमें चढ़ना था। दिल दहला देने वाला और होश उड़ा देने वाला चढ़ाई का सफर हमने गुप्त अंधेरे में किया। नतीजा ये हुआ कि 4 की बजाय हमें 6 घंटे लग गए, लेकिन चोटी पर पहुंचने के बाद तारीकी में कदरे कमी वाक़ई हो गई। जिस वक्त हम ऊपर पहुंचे रात तकरीबन आधी गुजर चुकी थी। उफ मेरे खुदा, ज़ाहिर ने एक चट्टान पर चित लेटते हुए कहा। मैं बेइंतहा थक गया हूँ। उसकी आंखें बंद थी। मैं भी थकन से चूर हो रहा हूँ ज़ाहिर, मैंने कहा। को पैमाई के बाद थकन से कौन बच सकता है? चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। चारों तरफ गंभीर सन्नाटा मुसल्लत था। हर तरफ पहाड़ी पहाड़ बिखरे हुए थे, गैर आबाद और वीरान पहाड़ जिनकी चोटियों से हवा सर टकरा रही थी। अब हमारा आइंदा क्या कदम होगा जनाब? चंद लम्हे की खामोशी के बाद ज़ाहिर ने मुझसे पूछा। हम तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 8 घंटे सर्फ होंगे, मैंने कहा, लेकिन वो आज रात नहीं आएंगे। हालांकि उन्हें आज ही हम तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें मालूम है कि हम कहाँ हैं और वो ये भी जानते हैं कि हम थके हुए हैं। उन्हें इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुम ये बात नज़रअंदाज कर रहे हो ज़ाहिर कि वो लोग खुद भी थके हुए होंगे, लेकिन वो इतने थके हुए नहीं होंगे जितना हम थक गए हैं। वो शिकारी हैं और हम शिकार हैं। ये फजूल बातें ज़हन से निकाल दो ज़ाहिर और आराम करने की कोशिश करो। हमें आराम की सख्त ज़रूरत है। आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इंसान जिन जानवरों का शिकार करता है उन पर क्या गुजरती होगी। ज़ाहिर ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। मैं हंस पड़ा। देख लो तुम्हारे तजर्बात में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। तुम्हें उन लोगों का ममनून एहसान होना चाहिए
ظاہر چند لمحوں تک خاموش رہا اور پھر بولا، آپ نے کہا تھا یہاں پہنچ کر ہم اپنا آئندہ لائے عمل طے کریں گے۔ میں نے طے کر لیا ہے ظاہر، تم سو جاؤ۔ 4 گھنٹے کی نیند ہمیں ان پر واضح برتری دلا دے گی۔ اگر ہم نہ سوئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے اور آسانی سے شکار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، ظاہر نے کسل مندی سے کہا۔ ذرا بندوق تو مجھے دیجیے گا۔ تم بندوق کا کیا کرو گے؟ میں نے حیرت سے کہا، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر بندوق مجھ سے لے لی۔ چند لمحے اسے چیک کرتا رہا، پھر بندوق واپس میری طرف بڑھا دی۔ میں نے چیک کر لیا ہے جناب، یہ سنگل شاٹ پر ہی ہے۔ شب بخیر جناب، اس نے کہا اور سونے کے لیے کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ ایسے نہیں ظاہر، میں نے تیزی سے کہا، پہلے کھانا کھاؤ اور پھر سونا۔ مجھے بھوک نہیں ہے جناب۔ بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا تو بہرحال تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ ان حالات میں تو ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتر سکتا جناب۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اپنی توانائیاں ہر صورت برقرار رکھنی ہے ظاہر۔ یوں سمجھ لو اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ظاہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ حد سے بڑی ہوئی تھکن کے باعث اسے صرف آرام کرنے کی خواہش تھی، اس لیے وہ کھانے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے سوٹ کیس کھول کر ایک ڈبہ نکالا اور اسے چاقو کی مدد سے کھول ڈالا۔ اس میں تلی ہوئی مچھلی تھی۔ میں نے ظاہر کی طرف ایک قطلہ بڑھایا۔ اس ڈبے میں موجود مچھلی ہم 2 قسطوں میں کھائیں گے، میں نے کہا، آدھی اس وقت اور بقیہ روانہ ہوتے وقت۔ شکریہ جناب، ظاہر نے مچھلی کا قطلہ مجھ سے لیتے ہوئے کہا اور بادل نخواستہ اسے کھانے لگا۔ کھانا کھا کر ہم نے پانی پیا اور اس کے بعد ظاہر لیٹتے ہی سو گیا۔ خود میں نے سونے سے قبل سوٹ کیس سے کمبل نکال کر اس کے اوپر ڈالا اور اس کے بعد خود بھی سو گیا۔ میں چونکہ سوچ کر سویا تھا کہ مجھے 4 گھنٹے بعد بیدار ہو جانا ہے، اس لیے شدید تھکن کے باوجود میری آنکھ کھل گئی۔ میرے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی ساری تکلیفیں نظر انداز کرتے ہوئے ظاہر کے اوپر سے کمبل اتارا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھو ظاہر، ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ ظاہر نے کس بسا کر کروٹ لی اور اس کے منہ سے چند کرائیں خارج ہوئی۔ میں نے دوبارہ اسے جھنجھوڑا، اس کے گال پر تھپڑ مارے، تب کہیں جا کر اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہوا۔ مجھے اس کی تھکن کا اندازہ تھا، خود میری بھی بری حالت تھی، لیکن سفر جاری رکھنا بہت ضروری تھا۔ اولی باوڑ کے جو لوگ ہمارے تعاقب میں آ رہے تھے، ان سے آگے رہنے کے لیے کم از کم آرام اور زیادہ سے زیادہ سفر کی ضرورت تھی۔ بدقتیں تمام ظاہر کو اٹھانے کے بعد ہم نے رات کی بچی ہوئی مچھلی کا ناشتہ کیا، پانی پیا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سورج نکلنے میں بہت دیر تھی، اس لیے ہمیں اندھیرے میں ہی سفر کرنا تھا۔ ہم بلندی پر تھے اور ہمیں دوسری طرف اترنا تھا۔ اندھیرے کے باعث ڈھلان کا اندازہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ دن کا وقت ہوتا یا روشنی مناسب حد تک ہوتی تو شاید ہم آسانی سے سفر جاری رکھ سکتے تھے، لیکن اندازے کی غلطیوں کے باعث ہم کئی بار ڈھلانوں سے لڑ گئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ کسی بڑی ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہے تھے۔ کسی نہ کسی طرح ہم نیچے اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے سامنے بھی پہاڑ تھے اور رقم میں بھی پہاڑ تھے۔ ہمیں انہی پہاڑوں میں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ اولی باوڑ کے آدمیوں کو شکست دینا تھی یا پھر دوبارہ اس کی قید میں چلے جانا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہم زیادہ دیر جدوجہد نہیں کر سکیں گے۔ ہم تو راستوں تک سے نا واقف تھے، جبکہ ہماری تلاش میں آنے والی پارٹی کے لوگ نہ صرف راستوں سے واقف تھے بلکہ ہمارے مقابلے میں تازہ دم بھی تھے۔ وہ بہتر اسلحے اور ساز و سامان سے بھی لیس ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک ہیلی کاپٹر بھی ان کا معاون تھا، اور کچھ نہیں تو اس کے ذریعے وہ ہماری نقل و حرکت سے باخبر رہ کر ہمارا تعاقب کر سکتے تھے۔ ہم کسی طرح بھی انہیں بھٹکا نہیں سکتے تھے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں غلطان تھا کہ ہیلی کاپٹر کی گرجدار آواز سنائی دی اور ظاہر نے بدحواسی سے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ وہ پھر آ گیا جناب، اس نے ہذیانی انداز میں کہا۔ اس کو گرا دیجئے جناب، جس طرح بھی ممکن ہو اس سے نجات حاصل کیجئے، ورنہ یہ ہماری زندگیاں عذاب کر دے گا۔ میں بھی بخلا گیا تھا۔ ظاہر کا کہنا درست تھا، ہمیں اس بدبخت ہیلی کاپٹر سے نجات حاصل کرنا ضروری تھی، مگر کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، دھوپ نکل آئی تھی مگر فضا میں دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی آواز ضرور آ رہی تھی، لیکن دھند کی وجہ سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کل اس کی واپسی کے بعد ہم نے کئی گھنٹے سفر کیا تھا، پھر آج صبح ہی ہم نے دوبارہ سفر شروع کر دیا تھا۔ پائلٹ کو یقیناً یہ توقع نہیں ہوگی کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہوں گے، اس لیے وہ ہمیں کافی پیچھے تلاش کر رہا تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی اور ہمارے درمیان پہاڑیاں حائل تھی۔ ہم چونکہ پائلٹ کی نظروں سے اوجھل تھے، اس لیے اب اسے ازر نو ہماری تلاش شروع کرنا تھی۔
हमें फौरी तौर पर खतरा नहीं है ज़ाहिर। मैंने ज़ाहिर की तरफ मुड़कर कहा, हेलीकॉप्टर अभी दूर है और वो ना सिर्फ पहाड़ियों की उस तरफ है बल्कि हमें धुंध का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन सूरज बुलंद होने के साथ धुंध भी गायब हो जाएगी और हमारी तलाश का दायरा भी वसी होगा। आगे बढ़ते रहो ज़ाहिर, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ मुस्तकिलन हमारे ताक़ुब में थी, मगर आवाज़ से ज़ाहिर होता था कि अभी वो दूर है और हमें उस दूरी से फ़ायदा उठाना था। मुश्किल ये थी कि धुंध की वजह से हम सामने ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते थे। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि सामने वाला सिलसिला हमसे कितनी दूर है। ये सूरत-ए-हाल ज़्यादा देर बरकरार नहीं रही। बुलंद होते हुए सूरज के साथ धुंध तहलील होती जा रही थी और हमें वो सिलसिला नजर आने लगा जो अब हमसे ज्यादा दूर नहीं रह गया था। सूरज जरा सा उमूदी हुआ तो मंजर बिल्कुल साफ हो गया और ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि तहद्दे निगाह पहाड़ अमूदी सूरत में थे। लेकिन नहीं, एक मुकाम ऐसा भी था जहाँ से ऊपर चढ़ना मुमकिन था और वहाँ झाड़ियाँ नजर आ रही थी। बंजर और बेआबो गया पहाड़ों पर उग आने वाली जंगली झाड़ियाँ, जिन्हें देखकर हरियाली के बजाय बंजरपन का एहसास भी उजागर हो जाता था। हम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर के नमूदार होने तक हर लम्हा हमारे लिए बेहद कीमती था और हम इस मोल से ज्यादा फायदा हासिल कर लेना चाहते थे। जल्दी हम उस मुकाम तक पहुंच गए और ये बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि यहाँ तक आने से कबल ही अगर हेलीकॉप्टर हमें आ लेता तो हमारे पास छुपने तक की जगह नहीं थी। यहाँ कम अज कम हम खुद को किसी हद तक पोशीदा तो रख सकते थे। अमूदी चट्टानों के दरमियान पहाड़ के ऊपर जाने वाले रास्ते पर घनी झाड़ियों के दरमियान पथरीली जमीन के अलावा जा बजा बुरबुरी मिट्टी भी नजर आ रही थी। गुज़िश्ता रोज मिलने वाले झाड़ियों के झुंड की तरह यहाँ भी झाड़ियों की साख्त ऐसी थी कि अंदर घुसना तकरीबन नामुमकिन था। अगर मुमकिन होता तो हेलीकॉप्टर के लिए हमें ढूंढना मुमकिन ना रह जाता। रास्ता बेहद दुश्वार गुजार था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें झाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा था। चढ़ाई की नोयत ऐसी थी कि उस पर सिर्फ रेंगते हुए चढ़ा जा सकता था। हमारे जिस्मों पर जा बजा खराशें पड़ी थी, खाल जगह जगह से छिल गई थी, मगर हम एक एक इंच करके आगे सिरकने पर मजबूर थे। फिर दफातन हेलीकॉप्टर का रुख हमारी तरफ हो गया और मैं जल्दी से झाड़ियों में दुबक गया। ज़ाहिर मेरे पीछे था। उसने हेलीकॉप्टर करीब आने की आवाज़ सुनी तो अचानक ही हवास बाख्ता हो गया। ये उसकी आवाज़ बाख्तगी ही तो थी कि वो मुझे नहीं देख पा रहा था। इस तरफ ज़ाहिर, मैंने उसे आवाज़ दी और वो बाईं जानिब देखने लगा जहां मैं मौजूद था। फिर थोड़ी सी जिद्दोजहद ने उसे मुझ तक पहुंचा दिया। लेट जाओ ज़ाहिर, मैंने सरगोशी की, बिल्कुल साकत। इसी असना में हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर आ पहुंचा था। उसके तेजी से घूमते हुए पंखों से खारिज होने वाली धुंध हवा के दबाव से रोईदगी में भूचाल सा आ गया था। क्या हमें तलाश कर लिया है? मैंने ज़ाहिर की खौफजदा आवाज़ सुनी। उसने जमीन से मुंह उठाए बगैर सवाल किया था। नहीं, मैंने कहा, अब वो आसानी से हमें तलाश नहीं कर सकेगा। बुलंद होते हुए सूरज के साथ हिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। सूरज की किरणें हमारी पुश्त और सरों पर असरअंदाज हो रही थी और तपती हुई जमीन से उठने वाली गर्म लहरें हमारे चेहरों को झुलसाने की कोशिश कर रही थी। ज़ाहिर ने तपश से बचने के लिए अपना सर उठाया और पलट कर देखने लगा। मैंने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया और उसके चेहरे के तासरात से अंदाजा लगा लिया कि वो क्या सोच रहा है। वो मेरे खुदा, ज़ाहिर ने कहा, जिस मुकाम पर हमने रात बसर की थी अभी तक उसके नीचे ही हैं। मैं समझ गया था कि तुम यही सोच रहे होगे, मैंने जवाब दिया। पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही होता है, लेकिन हमें सफ़र करते हुए कई घंटे गुजर चुके हैं जनाब, और अभी तक हम इतनी बुलंदी तक भी नहीं पहुंच सके जहां हमने रात बसर की थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर हमने इतना सफ़र मैदानी इलाके में किया होता तो रात से अब तक 15-20 मील का फासला तय कर चुके होते। ज़ाहिर के चेहरे से पसीने के कतरे टपक रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने कोई तबसरा नहीं किया और दोबारा अपना चेहरा छुपा लिया। मेरे कानों में दूर होते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर में गौर से उसकी आवाज़ सुनता रहा, जो कभी हल्की और कभी तेज हो जाती थी। मैं अंदाजा करने की कोशिश कर रहा था कि हमें किस सिमत में और किस तरह तलाश किया जा रहा है। तुमने कुछ अंदाजा लगाया ज़ाहिर, हेलीकॉप्टर से हमें किन सिमतों में ढूंढा जा रहा है? मुझे नहीं मालूम जनाब, ज़ाहिर ने सर उठाकर कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यही बात है ना ज़ाहिर, तुमने शायद गौर नहीं किया कि वो हमें आधे मील के दायरे में तलाश कर रहा है।
نہیں، میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ ظاہر کے لہجے میں تشویش جھلک رہی تھی۔ ہمارے لیے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا جناب، اب ہم کیا کریں گے؟ ہیلی کاپٹر ہم سے دور ہونے لگے تو ہم رینگنا شروع کر دیں گے، اور جیسے ہی نزدیک آنے لگے تو ساکت ہو جائیں گے۔ لیکن اس طرح تو ہمارا سفر گھنٹوں بلکہ ممکن ہے دنوں پر محیط ہو جائے۔ ہم تو یہ چوٹی بھی سر نہیں کر سکیں گے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، اور پھر تیزی سے بولا، ساکت ہو جاؤ ظاہر، ہیلی کاپٹر نزدیک آ رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر دوبارہ ہمارے سروں پر سے گزرا اور اسی سمت چلا گیا جدھر سے نمودار ہوا تھا۔ ہمیں تلاش کرنے کے لیے اسے آخر اپنا دائرہ کار تبدیل کرنا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر گزرنے کے بعد میں نے ظاہر سے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم یہی آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے؟ ظاہر ہے، میں نے کہا، لیکن اس طرح تو ہم شاید کبھی ان پہاڑیوں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ہمیں دیکھ لیا جائے تو ہم فوراً ان پہاڑوں سے باہر نکل جائیں گے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ظاہر بغلے جھانک کر رہ گیا۔ اگلا گھنٹہ ہمارے لیے بہت اذیت ناک ثابت ہوا۔ دشوار گزار چڑھائی طے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سروں پر ہیلی کاپٹر کی آمد کا خطرہ بھی منڈلاتا رہا تھا۔ اسی دوران ہیلی کاپٹر بار بار ہمارے سروں پر پہنچا۔ ہر بار ہم نے بڑی جلد بازی میں خود کو چھپایا۔ ہمارے دل یہی سوچ سوچ کر دھڑکتے رہے تھے کہ کہیں ہمیں اوپر سے دیکھ نہ لیا گیا ہو۔ جلدی میں اکثر اوقات چھپنے کے لیے ڈانگ کی جگہ بھی نہیں مل پاتی، لیکن ہر بار ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر سے گزر جاتا تھا۔ اسی کشمکش کے ساتھ ہمارا سفر جاری رہا۔ ہیلی کاپٹر پہاڑ کی چوٹی تک جاتا اور پھر پلٹ آتا۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بہت تھوڑا سا وقفہ ملتا تھا، اتنا کم کہ طویل وقفے کے دوران بھی 15-20 منٹ سے زیادہ اوپر نہیں چڑھ پاتے تھے۔ ہم بار بار امیدوں کی کشمکش میں توقع کرتے رہے کہ شاید ہیلی کاپٹر کا پائلٹ مایوس ہو کر ہمیں کسی اور جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرے، مگر وہ مردود بہت مستقل مزاج تھا۔ اگر صبر آزما انتظار انتہا کو پہنچا اور ہم نے ہیلی کاپٹر کی سمت تبدیل ہوتے دیکھی۔ ظاہر خوشی سے چیخ پڑا، ہم جیت گئے جناب، اس نے سمت تبدیل کر دیا ہے، اب ہم سکون سے سفر کریں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں برسوں بعد مسکرایا ہوں۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، ہماری جنگ جیت چکے تھے، پائلٹ دھوکہ کھا گیا تھا۔ مستقل مزاجی سے کام لیا جائے تو آدمی بہت بڑے بڑے مار کے سر کر سکتا ہے۔ ظاہر، میں نے کہا، ہم رک گئے تھے اور ہیلی کاپٹر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ہمیں دیگر جگہوں پر تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد میں نے ظاہر سے کہا، تم دیکھ رہے ہو نا ظاہر، وہ میں کس طرح تلاش کر رہا ہے؟ ظاہر کا چہرہ دوبارہ بجھ گیا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جناب، اس نے بررائی ہوئی آواز میں کہا، اس کا مرکز اب بھی پہلی چوٹی ہے۔ ہاں ظاہر، میں نے طویل سانس لے کر کہا، میں پائلٹ کی مہارت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے خوب اندازہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دور جا سکے ہوں گے، اس لیے وہ خود ہی چوٹی سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ جواب میں ظاہر نے پائلٹ کو بے تحاشا گالیاں بکنا شروع کر دی۔ اس پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ ہوش میں آؤ ظاہر، میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر ہم اوسان کھو بیٹھے تو ان کے لیے نرم چارہ بن جائیں گے۔ ظاہر نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے جناب، اس نے شرمندگی سے کہا، اب میں خود پر قابو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی بات نہیں ظاہر، میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا، مجھے احساس ہے کہ تم بہت کڑے وقت سے گزر رہے ہو، لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ تو آ کر رہے گا جناب، ظاہر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ضروری نہیں ہے کہ وقت برا ضرور ہی آئے، لیکن ہمارا بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت چوکس رہنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہیلی کاپٹر کا پائلٹ وہی ہے جناب جو کل تھا؟ ظاہر نے پوچھا، یا آج کوئی اور ہوگا؟ پائلٹ وہی ہوگا ظاہر، میں نے جواب دیا، اسے ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے ہمارے راستے کا علم ہے، ظاہر بڑبڑایا، شاید وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس پر شدید غصہ آنے کے باوجود میں اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں ظاہر، اسے اندازہ ہے کہ ہم کہاں ہو سکتے ہیں، اور وہ انہی مقامات پر ہماری تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم اپنا راستہ تبدیل بھی تو کر سکتے تھے، ظاہر نے جھنجھلا کر کہا، آخر اسے یہیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اچھی طرح جانتا ہوگا کہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، اسے یہ بھی یقین ہوگا کہ ہم چھپے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہیں منڈلائے چلا جا رہا ہے۔ ہم نے آگے بڑھنا بند کر دیا تھا۔ پوزیشن ایسی تھی کہ آگے بڑھنے کی صورت میں ہمارا نظر میں آنا یقینی ہو جاتا، لہذا ہم ساکت پڑے تھے، گویا ہم کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کرنے پر مجبور تھے۔ کچھ نہ کرنا جس سے مجھے نفرت تھی، مگر اس وقت یہی نفرت انگیز چیز ہماری ضرورت بنی ہوئی تھی۔ ہم بے حس و حرکت پڑے رہے اور ہمارے قیمتی وقت کا ذخیرہ ضائع ہوتا رہا۔ وقت جو اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے تھی، وقت کب قیمتی نہیں ہوتا،
ये तो ऐसी अनमोल चीज है जिसका कोई बदल नहीं। जो इसे जाया करता है वक्त उसे जाया कर देता है। लेकिन ये भी वक्त की बात है। आम हालात में वक्त जाया करने के मुतर असरात तवील अरसा गुजारने के बाद जाहिर होते हैं, लेकिन जिन मखसूस हालात से हम दो चार थे, इसमें वक्त जाया होने के नुकसानात बहुत तेजी से सामने आना थे। आखिरकार हेलीकॉप्टर हमारी तलाश का दूसरा दौर मुकम्मल करते हुए दोबारा पहाड़ की चोटी तक जा पहुंचा। ये दूसरा ओवर भी जाहिर है नाकाम ही रहा था, लिहाजा इस बात की उम्मीद थी कि पायलट या तो वापस चला जाएगा या फिर जगह तब्दील कर देगा। लेकिन हमने बड़ी हैरत से देखा कि पायलट ने हमें दोबारा उन्हीं जगहों पर तलाश करना शुरू कर दिया था जहां पहले उसकी तलाश नाकाम हो चुकी थी। ओह मेरे खुदा, जाहिर ने मायूसाना लहजे में कहा, अब कोई तवक्को रखना फजूल है। ऐसा ना कहो जाहिर, पायलट हमें यही बावर कराना चाहता है कि हम उससे बच नहीं सकेंगे। इसका मकसद ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो जनाब, लेकिन हकीकत ये है कि उससे बचना महाल है। नहीं जाहिर, मैंने संगीन लहजे में कहा, यह असाब का खेल है, हकीकत ये नहीं है। ये हकीकत है जनाब, ये हकीकत है, और इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। अब नहीं जाहिर नहीं, मेरा अंदाज जुनूनी हो गया, वो नहीं जीत सकता, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। उसी वक्त हेलीकॉप्टर चिंगारता हुआ फिर हमारे सरों पर से गुजरा और हम फिर दुबक जाने पर मजबूर हो गए। उसकी आवाज सुनिए जनाब, हेलीकॉप्टर गुजरने के बाद जाहिर ने कहा। यूं मालूम होता है जैसे पायलट हमें पैगाम दे रहा हो कि वो जानता है कि हम कहाँ हैं और वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें शिकस्त नहीं दे सकेगा। जाहिर, आखिरी फतेह हमारी होगी। दूसरे हेलीकॉप्टर कहाँ हैं जनाब, जाहिर ने पूछा, और मैं उसे तरह अमेज निगाहों से देखने लगा। ओलिवर जानता है कि एक ही हेलीकॉप्टर हमारी जान को बहुत है, दूसरे हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है। अगर हमारे आगे बढ़ने की यही रफ्तार रही तो हमारे ताकुब कंदगान बहुत जल्द हम तक पहुंच जाएंगे। आखिरी चोटी तक पहुंचने में हमें एक दिन लगेगा। हमारे ताकुब कंदगान को आधा दिन तो लगना ही चाहिए। आपने नोट किया होगा कि उन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। छुपना उनकी नहीं, हमारी जरूरत है। जाहिर जाड़ जिंकाड़ को घूरने लगा और फिर बोला, हमें पूरा रास्ता रेंग कर तय करना होगा। शायद, मैं बुड़बुड़ाया, अगर जरूरत हुई तो हम रेंग कर ही सफर करेंगे। मैंने खामोश होकर जाहिर के चेहरे का जायजा लेना शुरू कर दिया, जिसका रंग मेरी बात सुनकर बदल गया था। फिर मैंने अपनी बात में इजाफा किया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हेलीकॉप्टर को वापस जाना ही होगा। मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। सूरज बुलंद होते होते हमारे सरों के ऐन ऊपर पहुंच गया, मगर हेलीकॉप्टर ने हमारी लासिल तलाश जारी रखी। हमें सुकून का एक लम्हा भी मुयस्सर न आ सका। इससे तो बेहतर गुज़िश्ता दिन था जब हमें देख लिया गया था, ताकि हमें कुछ सुकून तो था, लेकिन अब तो हम दोहरे अजाब से गुजर रहे थे। सफर की मुश्किलात के साथ साथ हेलीकॉप्टर के पायलट की नजरों में आने से बचना भी जरूरी था। सख्त धूप में कर्बनाक सफर का अजाब झीलते हुए हमें एक एक इंच सरकते हुए आगे बढ़ते रहे। हमारे जिस्मों से बहते हुए पसीने पर गर्द उड़ उड़ कर पड़ती रही, यहाँ तक कि उसने कीचड़ की सी सूरत इख्तियार कर ली। झाड़ियों और जा बजा उभरे हुए नोकीले पत्थरों से रगड़ खा खाकर हमारे जिस्मों और चेहरों पर अनगिनत खराशें पड़ गईं। हमारे जिस्मों के एक एक जोड़ फोड़े की तरह दुख रहा था। इसी आलम में सफर जारी रखने के लिए हमें हर कदम पर कुव्वत इरादी इस्तेमाल करना पड़ रही थी। जवाल के वक्त कहीं जाकर बमुश्किल तमाम हम उस बुलंदी तक पहुंचने में कामयाब हो सके जितनी बुलंदी पर हमने गुज़िश्ता रात बसर की थी। हवा गैर मामूली हद तक गर्म थी, उसे लो कहना ही ज्यादा मुनासिब होगा। ऐसी लो जिसमें गर्द के बेशुमार ज़रात भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर अजाब के फरिश्ते की तरह हमारे आसपास मुंडला रहा था। मैं पायलट की मुस्तकिल मिजाजी पर हैरान था। मालूम नहीं वो किस मट्टी का बना हुआ था। उसकी जगह कोई भी दूसरा शख्स होता तो कब का मायूस होकर वापस जा चुका होता, लेकिन वो हमें तलाश किए जा रहा था। वो एक लम्हे के लिए भी हमारी निगाहों से ओझल नहीं हुआ था कि हम सीधे होकर चल सकते और अपने थके हुए जिस्मों को जरा देर के लिए आराम ही पहुंचा सकते। मैं बेइंतहा थक गया हूँ जनाब, जाहिर ने बुझल आवाज में कहा। अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। तुम गलत कह रहे हो जाहिर, थकन अभी इंतहा को नहीं पहुंची है। हिम्मत करो और आगे बढ़ते रहो। आप क्या कह रहे हैं जनाब? अगर मेरे लिए एक कदम उठाना भी मुमकिन होता तो वो कदम बढ़ाए बगैर फरियाद न करता। थकन की इंतहा जिस्म को शल कर देती है और उसी मुकाम से तवानाई का एक नया सर चश्मा फूट निकलता है। जानते हो फिर क्या होता है? जाहिर ने हैरत से मुंह फाड़ कर मुझे देखा। हम दोनों रुक गए थे और ऊंधे मुंह पड़े हुए थे। तुम्हें नहीं मालूम जाहिर, जब जिस्म शल हो जाता है तो थकन का एहसास जाहिर हो जाता है। किसी किस्म की तकलीफ का एहसास नहीं होता, बस वो एक जुनूनी सी कैफियत होती है। मैं उसी कैफियत के इंतजार में हूँ। जुनूनी कैफियत तो मुझ पर अब भी तारी है जनाब। मैं चश्मे तसव्वुर से उसे देख रहा हूँ कि हम एक के बाद दूसरी चोटी सर कर रहे हैं। हमारा भी मकसद सफर जारी है, हत्ता कि हमारे जिस्मों से गोश्त गायब हो चुका है, सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गई हैं। मगर हमारा बेमकसद सफर खत्म होने में नहीं आ रहा।
ہم انسانوں سے ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، بندروں کی طرح۔ ہاں بندروں کی طرح اچھل کودنے میں کیا حرج ہے؟ ایک نتیجہ یہ بھی تو ہے کہ ہمارے آبا و اجداد بندر تھے۔ اس نے کیا کہا لگایا، ہم بھی بندر بن جائیں گے، اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ظاہر کی باتیں پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آ سکی، میرے ذہن پر دھند چھانے لگی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا چاہیے، تھوڑا سا پانی پی لینا چاہیے، لیکن محض ایک لمحے کی غفلت سے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے سوچنے کی کوشش کی مگر کچھ سمجھ میں نہ آ سکا۔ میں نے سر زمین پر ڈال دیا اور بڑبڑایا، آرام کر لو، آرام کر لو، آرام یا پانی، پانی یا آرام۔ ظاہر کی بے ربط باتیں میری سماج سے ٹکرائیں اور پھر تاریکی چھا گئی۔ شاید سورج کا فیوز اڑ گیا تھا۔ پھر وہ سماج چکن آواز مجھے ہوش میں لائی۔ ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی پہلی نگاہ میں نے ظاہر پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ ساکت پڑا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہمارے بہت قریب سے گزرا تھا۔ اس کی آواز سے ظاہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا ہوا جناب؟ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں شاید سو گیا تھا، مجھے بھی جھپکی آ گئی تھی ظاہر، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ایک آدھ منٹ کے لیے ہی ہماری آنکھ لگی ہوگی۔ وقت کا تعین آپ نے کیسے کر لیا؟ ظاہر نے پوچھا۔ سورج کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا، اگر ہم کچھ دیر کے لیے غافل رہے ہوتے تو سورج کچھ نہ کچھ سفر ضرور طے کر لیتا۔ اوہ، ظاہر نے ہونٹ سکوڑ دیے۔ لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدھ منٹ کی اس نیند نے ہمیں بالکل تازہ دم کر دیا ہے۔ جسمانی طور پر تو نہیں، البتہ ذہنی طور پر تم خود کو بہت بہتر محسوس کر رہے ہو۔ میرا مطلب یہی تھا جناب، ظاہر نے کہا اور ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگا جو پہاڑ کے دامن کی طرف نکل گیا تھا۔ دیکھ رہے ہو ظاہر، اب یہ اثر نو ہمیں نیچے سے اوپر تک تلاش کرے گا۔ دیکھ رہا ہوں جناب اور سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پائلٹ چین کی بنسی بجا رہا ہوتا، ہماری وجہ سے اس کی بھی مصیبت آ گئی ہے۔ ظاہر کے لہجے میں زندگی تھی جسے محسوس کر کے میرا حوصلہ بھی بڑھ گیا، ورنہ اس سے قبل تو بالکل ہی بجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ چند منٹ کی نیند بعض اوقات اس قدر انقلاب آفرین بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی چند ہی لمحے قبل کی تو بات تھی کہ میری ذہنی کیفیت بھی متاثر ہونے لگی تھی۔ ہاں ظاہر، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، وہ ہماری وجہ سے اور ہم اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ مردود کب دفع ہوگا؟ ظاہر بڑبڑایا۔ اگر اس کا ایندھن ہی ختم ہو جائے تو اس سے جان چھوٹ جائے۔ ایندھن ختم ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ کل بھی تقریباً تمام دن یہ ہمارے تعاقب میں رہا ہے۔ یہ پائلٹ تو ہولی بابڑ کی ہدایت پر ہمیں تلاش کر رہا ہوگا، ناصر نے کہا، اور اپنی ناکامی کی رپورٹ بھی دے رہا ہوگا۔